नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में बीपीएससी ने एक नया फॉर्म जारी किया है। असिस्टेंट का सहायक के लिए एक नया फॉर्म जारी किया है जिसमें वैकेंसी है टोटल 44। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका वेतनमान सैलरी कितना रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसको फॉर्म को फिल करने के लिए, आपका जो सिलेक्शन चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा, कितने एग्ज़ाम होंगे और आवेदन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, आपका जो भी कैटेगरी है कैटेगरी के अनुसार जो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, खुद से भी करते हैं या साइबर में करते हैं, तो कोड फिल करना होता है अपने अपने कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, EBC BC जनरल का, सबका अलग अलग कोड होता है। उस कोड के बारे में बताएंगे। ओके, तो सारी जानकारी हम सिलसिलेवार तरीके से देंगे। आप ध्यान से अटेंटिवली पूरे वीडियो को देखें। आप खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, अपने से भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से सारे नोटिफिकेशन को हम रीड करते हैं, आप भी ध्यान से सुने और इसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, जो भी है देखते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञापन संख्या 6/22 बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना के सहायक के कुल किसके असिस्टेंट के, याद रखिएगा, असिस्टेंट के कुल 44 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो असिस्टेंट के टोटल 44 पोस्ट हैं, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है सब वेबसाइट पे दिया गया है और यही वो सारा इंस्ट्रक्शन हम आपको यहाँ पर रीड करके बता रहे हैं ताकि जब आप भी भरें तो आप आसानी से उसको भर सकते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि किसके लिए कितना सीट रिजर्व है। जो जनरल है उनके लिए 23rd सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 4 है। अनुसूचित जाति के लिए 7 है। जनजाति के लिए कोई नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 है। और इसमें महिलाओं का जो लेटरल उसको रिजर्वेशन है उसका सीट दिया हुआ है। ओके, टोटल 44 सीट है। ये देखिए, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के से रिलेटेड दिया हुआ है। कोई स्वतंत्रता सेनानी का रिलेटिव्स हो सकता है तो उसके लिए भी कुछ सीट रिजर्व है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रसित उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या। ओके, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व है, वो इस प्रकार से है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक नोट लिखा हुआ है, विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये जो 44 पोस्ट दिया है ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो ये अपने अनुसार से, इस पर कोई ज़्यादा हमको ब्रेन नहीं लगाना है। खैर, देखिए, संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट है वेतनमान, सैलरी क्या मिलेगा, तो वेतन स्तर है, लेवल पे है, पे स्केल है कितना, 7th पे स्केल है, अच्छा है। 44,000 से लेके 1,42,000 तक, या जो भी पोस्ट होगा इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसका सैलरी है। 44,000 45,000 से लेके 1,42,000 तक का इसमें वेतनमान है, सैलरी मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक योग्यता, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ऑथराइज्ड हो, वहाँ से आपका स्नातक का, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। कोई भी BA हो, BSc हो या कॉमर्स से भी हो, BCom भी हो, किसी से भी। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक का स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों, आप कब तक इसको भरना है, 30 सितंबर तक भरना है। तो आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री है 30 सितंबर से पहले का होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री 30 सितंबर से पहले का है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। फिल कीजिएगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका पैसा भी वहाँ पर चला जाएगा। उम्र सीमा देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। तो दिनांक 1/8/22, जो 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम जो है अनारक्षित जो जनरल क्लास का उसका 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष होना चाहिए और महिलाओं के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। ये एज का है, को किस एज तक का स्टूडेंट इसमें भर सकता है, तो कम से कम 21 तो होना ही चाहिए और सबका अलग अलग है। जनरल का अलग है, SC ST का अलग है, EBC और वीमेन का अलग अलग है। और इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि अलग अलग को, जैसे देखिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवक की आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
कोई पहले से बिहार सरकार का गवर्नमेंट कर्मचारी है, बिहार सरकार का कोई कर्मचारी है और वो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनको जो है अपने ऑथराइज्ड जो अधिकारी होगा उनके पास से एक प्रमाण पत्र उसका होना अनिवार्य है। ओके, तो ये जिनका है, ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग इसमें फिट बैठेंगे, ज़्यादा लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो जो हैं अच्छे से इसको पढ़ ले अपना। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक अधिकतम आयु सीमा के निर्धारित दिव्यांगों का अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। जो दिव्यांगजन भी है उसमें भी 10 वर्ष का छूट उनको अनुमान्य है, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और अंतिम तिथि का होना एकदम वैध होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कोई भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे उनके कोई सिबलिंग हैं तो उनका भी एक मतलब प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना ये भी आवश्यक है। आप देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया कि आपका सिलेक्शन किस प्रोसेस से होगा। तो चयन प्रक्रिया हम देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 2 फेज में एग्जाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट में प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा उसका आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः 100 समय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर में दोस्तों प्रीलिम्स कर सकते हैं उसको, कि प्रीलिम्स में जो भी क्वालिफाई होंगे, ओके, कटअप को ऊपर कर कटअप को टच कर लेंगे या उससे ऊपर एबव रहेंगे, जो भी क्वालिफाई होंगे, कहने का मतलब उनको दोबारा से उनको सेकेंड टाइम दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिल कर दिए एक बार और यही आपका लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं। आपको मतलब ध्यान से, अगर आप अच्छे नंबर ले आए हैं तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा मेंस के लिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेट रद्द हो सकता है। तो ध्यान रखें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। समय समय पर हम नोटिफिकेशन जो भी आता है बीपीएससी से आपको हम अपडेट करते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुख्य परीक्षा में भी आपको आवेदन द्वारा करना पड़ेगा। और देखिए, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में प्रीलिम्स में और जो मेंस के एग्जाम के समय में आप यदि किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं आपका उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। ऑब्वियसली आपका जो भी डिटेल्स है आप उसमें अगर डिफरेंस करेंगे तो आपका कैंडिडेट रद्द किया जा सकता है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस वगैरह देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का होगा। ओके, परीक्षा के विषय में प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। क्वेश्चन कितना रहेगा और क्या क्या सब्जेक्ट से पूछा जाएगा वो सब देख लीजिए। सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडीज है उसकी क्वेश्चन 50 होगी, उसमें जो प्रश्नों की संख्या 50 होगी। जनरल स्टडीज़ में आपका लगभग सब चीज़ पूछा जाता है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बिहार स्पेशल से हो, करंट अफेयर्स हो, सब चीज़ पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ में। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं गणित, जनरल साइंस होगा और उसमें मैथमेटिक्स भी होगा, ये भी 50 अंकों का होगा, 25-25 पूछा जाएगा, 25 मैथमेटिक्स से और 25 साइंस से। मानसिक क्षमता जांच मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी होगा, उसकी संख्या होगी 50, ये भी कितना 50 नंबर का होगा। ओके, 50 अंक का होगा। रीजनिंग आसान 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 सा रीजनिंग रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, ये सिलेबस लगभग बिहार के जो हर एक एग्जाम में है, हर एक एग्जाम में आप बीपीएससी एलडीसी का भी देखेंगे उसका भी यही सिलेबस है। हाल फिलहाल में बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसका भी यही सिलेबस है। ओके, और इसका भी यही सिलेबस है, तो लगभग ये सब में सिलेबस कॉमन सिलेबस है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई पहले से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर ये हेल्प होगा, तो आपको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। देखिए, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न 1 अंक का होगा, सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, मतलब 150 क्वेश्चन रहेंगे तो 150 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का भाषा जो जनरल स्टडीज होगा ऑब्वियसली उसका लैंग्वेज दोनों होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। ये अच्छी बात है कि जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा आपको एकदम अपना बुक ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें कौन सा बुक, एनसीईआरटी हो सकता है, बीएसईबी बिहार का जो बिहार स्टेट बोर्ड का अपना बुक है वो ले जा सकते हैं, एससीएससी का टेक्स्ट बुक मात्र ले जा सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी बीएसईबी और एससीएससी का टेक्स्ट बुक आप ले जा सकते हैं एग्जाम में, आप वहाँ देख के भी अपना मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तब देख के उसको जवाब दे सकते हैं। तो बुक सहित ली जाएगी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, उसका सिलेबस क्या क्या है प्रारंभिक परीक्षा का। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा दोस्तों देख लीजिए। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की जानकारी तथा समाज में उनके
अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाता है। मतलब आपके आसपास जो भी इंसिडेंट इवेंट हो रहा है आप उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो भी साइंटिफिक एस्पेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो काम वगैरह सब हो रहा है उसके बारे में आपको जो एक जनरल ह्यूमन को होना चाहिए उसका नॉलेज, वो सब आपके पास नॉलेज होना चाहिए उसी से रिलेटेड। देखिए समसामयिक विषय करंट अफेयर से आपका वैज्ञानिक प्रगति के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, हाल ही में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार जो 5 सितंबर को टीचर्स डे पर दिया गया है। इससे पहले पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। कई सारे खेल पुरस्कार दिए गए हैं। इन सब पुरस्कारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया है। तो यही सब जो करंट इवेंट में हुआ है ये सब पूछा जाएगा। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि इन सब से पूछा जाएगा जो करंट अफेयर्स में। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ का जो राज्य व्यवस्था उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब जो सिलेबस में रहेगा। इस सबको आपको पढ़ के जाना होगा अच्छे से। सामान्य विज्ञान एवं गणित में देखिए इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों में संबंधित तथा यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आपका जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तो मैट्रिक लेवल का, बिलो मैट्रिक तक का आपका पूछा जाएगा। आसान रहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप यदि प्रैक्टिस में हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनरल साइंस में देखिए दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से पूछा जाएगा और भूगोल भी रहेगा। गणित में आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, इन सब से पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए मानसिक क्षमता जांच, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा देखिए दोस्तों, सादृश्य, समानता, भिन्न, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विविध अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये सारा सिलेबस था आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प अनुसार आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये मतलब सबका अलग अलग है, सारे कैटेगरी का अलग कितना मिनिमम नंबर लाना है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। आप देखिए दोस्तों मुख्य परीक्षा जो मेंस आपका रिटन एग्जाम होगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, लेकिन वहाँ पर आपका 2 पेपर आपका एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाएंगे, प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे, उनके लिए 2 पेपर का आगे एग्जाम होगा। एक हिंदी का होगा, दूसरा फिर वही सिलेबस रहेगा जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट था, मैथमेटिक्स साइंस था और जनरल स्टडीज था। ये 2 अलग अलग पेपर होगा। जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट होगा, उसका सिलेबस देखिए दोस्तों, वो आपका विशेष सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पी होंगे, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव होगा। और हिंदी विषय में अर्धांक 30% है, कंपलसरी 30% मार्क लाना ही है। सारे स्टूडेंट को 30% मार्क लाना ही होगा, तभी उसका जो पेपर 2 उसका चेक होगा दोस्तों। किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इनकी गणना नहीं की जाएगी। 30% तो मिनिमम लाना ही है, इससे ज़्यादा या यदि कोई 70% ले आता है, 80% ले आता है तो वो मतलब मेरिट लिस्ट में इससे कोई आपका मेरिट नहीं बनेगा। बस आपको ये क्वालिफाइंग है कि आपको 30% लाना है ताकि आपका पेपर 2 चेक हो जाए। मेरिट में इसका कोई मतलब मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। अगर इससे कम आता है तो उनका मतलब पेपर 2 चेक भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। हिंदी में जो होगा प्रश्न मतलब 100 नंबर का होगा और सब 1-1 नंबर का होगा। परीक्षा की अवधि यहाँ भी 2 घंटा 15 मिनट की होगी। इसका क्या क्या सिलेबस है ये देखिए।
प्रश्न पत्र 2 जो विषय सामान्य ज्ञान है, इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान से विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नान्वित होगा। जो प्रश्न पत्र 2 होगा, पेपर 2 होगा, उसमें क्या क्या होगा, तो वही जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स है और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। प्रत्येक प्रश्न जो 1 अंक का होगा और घंटा मतलब टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट की होगी। सामान्य हिंदी से क्या क्या रहेंगे दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा के भावों के शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पटबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित काव्य, कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित हिंदी भाषा के व्याकरण के प्रश्न होंगे। ये सारा सिलेबस आपका हिंदी का रहेगा। और जो आपका सामान्य विज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज का होगा, उसका सिलेबस वगैरह वही सेम उसका सिलेबस जो था आपका हम प्रीलिम्स में देखे थे दोस्तों, वही सिलेबस यहाँ भी है। आप एक बार दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित का वही होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भी वही है। देखिए दोस्तों, मेधा सूची प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। जो प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट पास करेंगे, जो भी यहाँ पर वैकेंसी दिया गया उसके 10 गुना, जैसे 44 वैकेंसी है तो 440 या समझिए कि 500 के आसपास स्टूडेंट को यहाँ पर लिया जाएगा और उस 500 का फिर से मेंस एग्जाम होगा। दोनों पेपर देना होगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ आरक्षण से रिलेटेड है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको ये मतलब पेपर डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जमा करना एकदम कंपलसरी है। पहला तो जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है अस्थायी निवासी मूल निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र। जो अच्छे से सुन लें, जो SC ST कैंडिडेट है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। और देखिए दोस्तों, पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो भी BC हैं, EBC, उनको नॉन क्रीमी लेयर पेपर मतलब सर्टिफिकेट जमा करना कंपलसरी है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो भी आप क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो जमा करेंगे वो कहाँ का, रेवेन्यू ऑफिसर, आपका जो भी अंचल है वहाँ का रेवेन्यू ऑफिसर से निर्गत होना चाहिए, वहाँ से बना होना चाहिए। आसानी से बन जाता है, ब्लॉक में जाइएगा आसानी से बन जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। सब वहीं ब्लॉक का होना चाहिए। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। कोई फीमेल है, मैरिड है, तो उनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा कहाँ से होना चाहिए, उनके मायके का होना चाहिए, मतलब उनके पिता के गाँव का होना चाहिए। पिता के पता, पिता के नाम एवं पता का होना चाहिए, उनके पति के नाम से, ना कि उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। जब आपका काउंसलिंग वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट सब वहाँ पर लाना होगा जो आप यहाँ पर भरेंगे। यदि नहीं ला पाएंगे तो आपको आपका सीट चला जाएगा दोस्तों। देखिए, फॉर्म यदि आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो जो SC कैंडिडेट हैं उनको कोटि कोड जो है कैटेगरी कोड 2 भरना है, ST को 3 भरना है, EBC को 4 भरना है, बैकवर्ड क्लास को 05 भरना है और इकोनॉमिकली EWS को 07 भरना है। ये आपका अपना अपना कोड है, सब अपने अपने कोड को देख लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट रिलेटेड है दोस्तों, दिव्यांगजन का है और जैसे ST वगैरह का है उन सब का अपना, और भूतपूर्व सैनिक हो सकता है, स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब हैं, उनके लिए है। आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ देते हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डेटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं सिर्फ जानकारी किसी प्रकार के छूट की ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
देखिए दोस्तों, नोट क्या है, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। कभी भी आयोग आपसे मतलब डॉक्यूमेंट हो सकता है कि वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है, तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्नातक का अंक पत्र भी होना चाहिए, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवारों को क्रीमिलियर रहित पेपर होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और विगत एक वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जातीय प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता एवं पता नाम से निर्गत, महिलाओं के लिए मतलब पिता के नाम से अपना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारा सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं। सब ने हमने ऊपर में डिस्कस कर ही दिया है, उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराया गया है। देखिए, शुल्क आपको कितना मतलब फॉर्म फिल करेंगे तो जनरल स्टूडेंट को 600 देना होगा। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपया है। जो बिहार स्टेट का है, SC ST है, उनको 150 रुपया देना होगा। और महिलाओं को भी जो बिहार की है उनको भी 150। हाँ, अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको पूरा देना पड़ेगा, या अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है उनको 600 रुपया लगेगा। देखिए दोस्तों, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि थी 7 सितंबर से ये स्टार्ट है और 30 सितंबर तक चलेगा। तो जल्दी से आप अपना फॉर्म खुद से भी भर सकते हैं, कोई बिग इशू नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ये सब है, कैटेगरी रिलेटेड है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है दोस्तों। सुधार, आप कोशिश करें कि पहले टाइम में ही जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से केयरफुली अटेंशन के साथ, कहते हैं ना समाधिष्ट के साथ, समाधिष्ट से दोस्तों एकदम अटेंशन से, कहीं भी कोई मिस्टेक्स ना होना चाहिए, ताकि आपको बाद में ये करेक्शन करने का नौबत ही ना आए। अच्छे से 2-3 बार उसको क्रॉस चेक करते रहें। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो भी जाता है तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। क्या क्या सुधार नहीं कर सकते हैं वो भी दिया है, क्या क्या कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है। फोटोग्राफ सब आपका होना चाहिए, फोटोग्राफ एकदम लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आपका बिहार BPSC का जो सहायक का जो भर्ती स्टार्ट हुआ है, वैकेंसी हुआ है, आया है, उसके लिए 44 टोटल पोस्ट है। तो आप चाहें तो उसको भर सकते हैं, अच्छा पोस्ट है। पे स्केल तो देखें आप 7th पे स्केल है, ग्रेड पे है, तो ये अच्छा है, 45,000 के आसपास से है, स्टार्ट है, तो कोई ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है। यदि हो जाता है तो बेटर रहेगा आपके लिए। जरूर इस फॉर्म को फिल करें। कोई क्वेरी है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का समस्या हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रिपरेशन से रिलेटेड हम दोस्तों अपने इस चैनल पे वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। दोस्तों समय समय पर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम का हम अपडेट करते रहते हैं, जो बार बार सारे एग्जाम में इधर से उधर मतलब एक्सचेंज होते रहता है, वो सब हम डालते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।